सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त तारीख साज सिफारतकारी का गवाह बन रहा है। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में हो रहा है। मुज़ाकरात का ये दौर न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान भी राबता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू भी मुतवक्की है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बर्फ पिघलाने के लिए अपना भरपूर सिफारती वज़न इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को मुनसिफाना पेशकश के साथ सख्त धमकियां दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आलमी अमन के एक मजबूत पुल के तौर पर सामने आया है। क्या पाकिस्तान की ये मुखलिसाना कोशिशें रंग लाएंगी? क्या इस्लामाबाद की ये बैठक दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लेगी? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है बाबर अलाउद्दीन साहब ने। बाबर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इसके ऊपर हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और अपने पैनल में दूसरे भी गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। ये एक बहुत अहम मौका है जहां पर पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर के तौर पर एक क्रेडिबल न्यूट्रल मीडिएटर, अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, उसके तौर पर खुद को इस्टेब्लिश कर रहा है। जहां पर हमने देखा है कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो किरदार निभा रहा है और दोनों को एक मेज पर लाने की एक कोशिश कर रहा है। बाबर अलाउद्दीन साहब से बात आगे बढ़ाते हैं। बाबर साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। बाबर साहब, क्या पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिशें हैं माजी में, मतलब हमने देखा कि अफगान अमन मुज़ाकरात हुए और वो कामयाब भी हुए, तो हमने देखा इसी तरह इस बार भी ये कोशिशें मौसर साबित हो सकती हैं या फिर हम सूरत हाल कुछ डिफरेंट देखेंगे इस बार? देखिए जी, ये जो कोशिशें हैं इनका तो कोई माजी में ऐसी मिसाल मिलती नहीं। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की कोशिशें किसी तस्फिये में या किसी मामले में, किसी तनाज़े में कभी भी किसी ने नहीं की। ये तो एक ऐसी कोशिश है जो कि इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, सब देखेंगे और इसको तो तारीख में नाम लिखा जाएगा। इस तरीके से संजीदगी से और इस सब्र से जो कोशिश हमने की है पिछले अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, ये तो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी। हमारी लीडरशिप ने बाकी सारे काम छोड़ के दिन रात एक किया हुआ है। और आपने शटल डिप्लोमेसी देखी होगी, आज एक मुल्क में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कल दूसरे मुल्क में, तो तीसरे दिन आर्मी चीफ किसी और मुल्क में होते हैं। और इस तरीके से हम इस तनाज़े को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह डायरेक्टली हमारी अपनी लड़ाई हो, लेकिन हमारी संजीदगी और हमारी इखलास का ही नतीजा है कि दुनिया सारी के सारी अप्रिशिएट कर रही है। अफगानिस्तान का इशू बिल्कुल डिफरेंट था, इसके साथ कोई भी इशू नहीं मिलता। और अच्छी बात यह है कि हम ईरान और अमेरिका की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उन दोनों के सामने अपना एक ऐसा ट्रस्ट पैदा करने में, बिठाने में कामयाब हो गए हैं कि अभी वो हमारी बात सुनते भी हैं। जो जिस तरीके से उनको हम बता रहे हैं उस पर वो काफ़ी हद तक एडजस्ट भी करते हैं। कुछ इश्यूज से जब लास्ट मुज़ाकरा जो ख़त्म हो या किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, तो उसके बाद ईरान के कुछ 2-3 बड़े सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात है। बेसिकली डिस्ट्रस्ट है ना जी, अमेरिका के अपने हैं। तो उसी लिए तो आर्मी चीफ तेहरान गए, उन्होंने 3 दिन वहाँ पर गुजारे। और हर मुल्क के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं। ईरान में एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जो उनको नजर आती है, आपको प्रेसिडेंट है, उनके फॉरेन मिनिस्टर है। एक उनकी रिलीजियस लीडरशिप है जो इस वक्त हाइडिंग में है, और एक उनके जो पासदार इनकलाब है उनकी लीडरशिप है। और इन दो पासदार इनकलाब और रिलीजियस लीडरशिप को तो अमेरिका उनको तो हर वक्त उनके टारगेट पे है, वो तो किसी को नजर नहीं आता उनके साथ कम्युनिकेशन किसी ने क्या करनी है। इसलिए उनके साथ जब आर्मी चीफ ने बातचीत की, क्योंकि उनका कहना या उनकी राय हतमी होती है, उनको आप जाहिर है, अब ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट व्हाट इज दिस ईरानियन सिस्टम इज, तो उनको ऑन बोर्ड लेना और उनको ये बताना कि आपने जब तक लचक नहीं दिखाएंगे मामला तो आगे नहीं बढ़ते। फिर उन्होंने दिखाई, आपने हुर्मुज़ खुलने का ऐलान कर दिया, फिर बीच में कुछ बयानात ऐसे आ जाते हैं, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो कि गैलरीज के पब्लिकली होते हैं, बिकॉज हॉक्स ने एक पोजीशन ली होती है, उससे पीछे हटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बीच में से आपने पॉजिटिव निकालने होते हैं। कल शाम को अमेरिकी सदर के बयानात कुछ और थे, ईरानियन साइड से उनके बयानात भी कुछ थोड़े से ऐसे थे जिससे टेंशन पैदा होगी। लेकिन अभी फिर अमेरिकी सदर ने कह दिया कि हमारा वफ्द कल इस्लामाबाद जाएगा। अभी जब उनका वफ्द इस्लामाबाद आएगा और ईरानियंस भी आएंगे, तो
अच्छा बाबर साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो बयानात सदर ट्रंप की जानिब से दिए जा रहे हैं, या फिर अगर हम दूसरी जानिब ईरान की तरफ देखें तो उनकी भी जो आला क़यादत है उनकी तरफ से भी जो बयानात दिए जा रहे हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए वो बयानात है, अदरवाइज जो बैकेंड पे चीज़ें कुछ और चल रही हैं। आज अगर हम देखें सदर ट्रंप साहब की जानिब से मंगल का कहा गया है कि मंगल को जो है ये मुज़ाकरात होंगे। ये बताइएगा कि ये जो नशिस्त होगी मशरिक़ वस्ता में दहाइयों पर मुहीत तनाज़े के खात्मे का, हम इसको नुक्ता आगाज़ कह सकते हैं? बिल्कुल नुक्ता आगाज़ कह सकते हैं। है ना, उस तनाज़े की रूट काज और जड़ जो इसराइल है, वो तनाज़े को आप हम नहीं कह सकते कि तनाज़े हल हो जाएगा। असल में मसला मशरक़, ये गल्फ़ का रीजन थोड़ा सा मशरक़ वस्ता से थोड़ा सा हट के इसके डायनामिक्स है, लेकिन जो मशरक़ वस्ता का असल इशू है, पैलेस्टीन का हो या लबनान का हो, वो उसकी रूट कॉड इसराइल है। वो इसराइल को अमेरिका ने लगाम देनी होगी। जब तक इसराइल की सोच, और जो उनकी सोच है हम सब जानते हैं किस किस्म की सोच है, वो तब्दील नहीं होती, उस वक्त तक वो मसला हल नहीं होगा। और जब तक वो मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक दुनिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने आज से 45 ईयर्स पहले कासाब्लांका के इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है उस वक्त के प्रेसिडेंट ने यूएन की जनरल असेंबली में खड़े होकर यह कहा था कि मशरक़ वस्ता का जब तक मसला हल नहीं करेंगे उस वक्त तक दुनिया में अमन की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यही मसला पूरी दुनिया में कॉज फराहम करता है इंतहा पसंदी की, कि वहाँ पर जो जुल्म बर्बरियत इसराइल करता है वो आज भी जारी है। तो उसके लिए अमेरिका को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इसराइल उनका बगल बच्चा है। वो इसराइल और तो किसी के साथ ना उसके किसी कितने लोगों के साथ रवाबत है, ना वो किसी की बात मानते हैं। तो लेकिन ये गल्फ का जो मसला है, ये हम कह सकते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये गल्फ का इशू होपफुली इंशाअल्लाह ताला इससे हल होगा। और इसके भी ठीक है, जिस तरह से आपने बाबर साहब कहा है कि ये मसला हल होगा और इसके दूरस्थ असरात जो हैं वो भी देखने में सामने आएंगे। अहमद सईद मिनाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। अहमद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सख्त किस्म के एक तरफ बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको सख्त धमकी प्लस मुज़ाकरात का नाम दूंगी। ये पॉलिसी क्या वाकई एक मौसर सिफारती हिकमत अमली इसको समझा जा सकता है, या फिर खित्ते में मजीद कशीदगी को बढ़ा सकता है? देखिए जी, कशीदगी की तरफ अगर जाना होता तो जेडी वेंस साहब का अनाउंसमेंट होना कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, तो ये तो कशीदगी की तरफ तो नहीं इंडिकेट कर रहा है। ये तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं। और पीछे वीकेंड के ऊपर, और उससे पीछे 8 दिन जो हुए हैं, पिछले संडे को ही टॉक्स जो है वो खत्म हुई थी, फिजिकल टॉक, उसके बाद बैकडोर सब बातचीत हो रही थी और पाकिस्तान उसमें मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा था। याद रखें कि ये जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं, जब आप नेगोशिएटिंग टेबल में बैठते हैं, मेरा भी थोड़ा तजर्बा है यूनाइटेड नेशंस का, तो वहां पर जब आप बात करते हैं तो आप 100 मांगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 to 100 कोई चीज है तो आप 100 डिमांड करते हैं, और फिर आप नेगोशिएट करते हुए कुछ प्रोको करते हैं, कुछ उनकी मानते हैं, कुछ अपनी जो है पीछे हटते हैं, तो उससे आपको अचीव जो होता है वो 70-80 तकरीबन अचीव हो जाता है। लेकिन अगर वो डिमांड ही आप 70-80 करेंगे तो फिर आपके हिस्से में 40 से 50 या 60 जो है वो आपके हिस्से में आता है। तो लिहाजा इस तरह की जो टफ स्टेटमेंट्स हैं ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होती हैं, वन, और जिनके आप जेर असर होते हैं उनको सुनाने के लिए होते हैं। डोमेस्टिक ऑडियंस तो हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त खासे प्रेशर में। एट द सेम टाइम मुझे तो समटाइम्स ये फील होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसका सही मानों में हॉस्टेज है, जो इजरायली लॉबी है, जो डीप स्टेट है या ज़ियोनिस्ट लॉबी है, उसके जेर असर है वहां पर। और एप्स्टीन फाइल जो है जिस तरह करके, या मलानिया साहिबा आई चैनल के ऊपर और ये उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये तमाम चीजें लिंक करती हैं उस प्रेशर टैक्टिक्स को जो कि नेगोशिएशन में इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें, इस वक्त इसराइल जो है वो भी खासा परेशान है। उसके लिए भी कोई बहुत अच्छी खबरें उसके लिए भी नहीं है कि उसको बैठना पड़ा लेबनान के साथ टॉक्स के लिए, दो कि वो भी स्टेटमेंट दे रहा है कि 10 दिन के बाद मैं ये कर दूंगा वो। लेकिन आज ओवरऑल अगर आप देखें तो आज बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन में हुई है कि जहां पे 26:1 यानी 26 ऐसे वोट पड़े यूरोपियन यूनियन में कि जिन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ जो ट्रेड है उसको मुअत्तल करेंगे। तो लिहाजा सिर्फ एक मुल्क ने जो है वो उसकी जो है नेगेट किया उसको। तो दुनिया ओवरऑल जो है अमेरिकन को और इजरायलीज को बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देख रही है, और इनको बैठना ही बैठना था। मजीद ये कि जो हमारी अपनी डिप्लोमेटिक जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, खास करके जो उसकी एफर्ट है, और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब गए हैं ईरान के अंदर और 3 दिन वहां पे रहे हैं मोहसिन नकवी के साथ, उनके हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर बातचीत हुई है। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे, क्योंकि ईरानियंस के एक पॉइंट ऑफ व्यू था
کہ آپ نچلے لیول کے اوپر اگر نیگوشیٹ کریں گے تو بہت دور تک بات جائے گی. اور اس ٹینیور کے اندر یہ لائکلی ہے کہ اسرائیلیز اور امریکنز ریکوپ کر جائیں گے, ری ڈپلوائے کر جائیں گے, ویپنز کو ایکوائر کر لیں گے. تو یہ ٹائم گیننگ فیکٹر کی بجائے وہ یہ چاہتے تھے ایرانینز کہ آپ ہائیسٹ لیول پہ بات کریں, لیٹس ڈو اٹ ونس فار آل, ان کی پالیسی تھی. تو لہٰذا یہ چیز لازمی جو ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے کسی لیول پہ کنوے کی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پہلے جو ٹیکنیکل ٹیمز آ رہی تھی اب اس کو سبسٹینشیٹ کر دیا گیا. وٹکاف صاحب کا پہلے نام آیا جو ان کے مشیر ہیں جنگ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اور اب جے ڈی وینس کی بھی بات ہو رہی ہے.